हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी जो है साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में बेटा हम सेकंड क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। ओके, बेसिकली बेटा हम ना एमसीक्यू क्वेश्चंस की ही बात करेंगे यहाँ पर। ओके, ठीक है। ओके, देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या है बेटा, जब क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, एक बार चेक कीजिए। देखिए बेटा, इसमें बोला क्या गया है, अगर मेरे पास लेड नाइट्रेट है, अगर मैं लेड नाइट्रेट को डायरेक्टली हीट करता हूँ एक्सपेरिमेंट में, तो एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है बेटा। ओके, तो बताना क्या है, इसमें जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है वो किसकी वजह से होती है। तो बेटा बात समझते ध्यान से। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस होता है बेटा। अगर कभी हम इसको डायरेक्टली बेटा हीट करेंगे तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनता है और साथ में NO2 गैस निकलती है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, बाकी बैलेंस आप खुद कर लेंगे। ये जो बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसकी वजह से क्या होती है, ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा इसमें। एक तरीके से बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको सभी को पता है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो प्रोड्यूस करता है ब्राउन कलर की फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे बेटा, है ना। क्या करो, प्यारा कोई नहीं होता। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्स सॉल्यूशन फर्स्ट टर्न्स कलरलेस मिल्की एंड देन कलरलेस। देखो बेटा क्या कह रहा है कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसको अगर हम एक्स नाम के सॉल्यूशन से अगर पास ऑन करवाए तो पहले बेटा वो व्हाइट कलर का होता है, फिर कलरलेस हो जाता है। तो बात समझो बेटा, आपको पता होना चाहिए बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, और आपको पता होगा CO2 गैस जो है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, तो उसे क्या कर देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो उसको क्या कर देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन अगर बेटा हम इसको एक्सेस अमाउंट में अगर ले लेते हैं, इसको CO2 को, जब CO2 हमारे एक्सेस अमाउंट में होती है और जो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो ये बनाता है कैल्शियम बाय कार्बोनेट बनाता है, CaSCO3 बनाता है। ठीक है, इसीलिए वो कलरलेस हो जाता है। ओके, तो बताना क्या है, द कैप्शन दैट सेटिस्फाइज द अबव स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन दैट एक्स इज एक्वा सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। आगे क्या बोला गया, एंड ठीक है, वो क्या करता है, क्या बेटा देखो, देखो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें आपका। ठीक है, तो देखो इट टर्न्स मिल्की, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल ठीक है। ऑन पासिंग एक्सेस CO2 गैस इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, इसी को बेटा बाइकार्बोनेट हम कहते हैं, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो करेक्ट होगा। क्लियर, दैट्स गुड। तो बेटा क्वेश्चंस के ना जो एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है वो समझना आपको जरूरी है। ठीक है, किस तरीके से उसको हमें करना होता है। ओके, अब जैसे बेटा देखिए क्वेश्चन जो नंबर हमारा 3 है, देखो उसमें क्या बोला गया है, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर ऑफ एसिडिक बेसिक ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। आपके पास अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है। ठीक है, देखो लेमन जूस की बात करें बेटा, तो लेमन जूस जो है क्या कहता है, पीएच पेपर में ऑरेंज कलर दिखाता है, उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 3 होता है। बेसिक इन नेचर होता है, नहीं बेटा, बेसिक नेचर तो बिल्कुल नहीं होता, ये आपका होता है एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो बेटा वो पीएच पेपर में ब्लू कलर का दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। पीएच इसका 10 के आसपास होता है, बिल्कुल ठीक है। बेसिक इन नेचर होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से बेटा ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो करेक्ट होगा इसका। ठीक, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, पीएच बेटा इसका 6 के आसपास नहीं होता, 6 से कम होता है। ठीक है, प्योर वाटर की बात करें बेटा तो इसका कलर येलो नहीं होता यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए क्या कहते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन जो हमारे इनकरेक्ट है। चलिए बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया आपसे,
MnO2 और XHCl इस तरीके से हमारी रिएक्शन हमें मेंशन है, ठीक है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन द एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली, आपको कहना है कि बेटा अगर हम उसको बैलेंस करना चाहें तो उसमें एक्स वाई जेड क्या क्या वैल्यूज होंगे। देखो अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर MnCl2 देखो बेटा, मैग्नीशियम की मैंगनीज कितने बेटा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन कितने बेटा, यहाँ पर दो है, ठीक है, दो यहाँ पर भी चार हो गए। और हाइड्रोजन यहाँ पर देखा जाए बेटा, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहे तो हमारे पास क्या MnO2 है, प्लस में HCl है, क्या बना रहे बेटा, ये मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है, और साथ में हमारा H2O बन रहा है, और साथ में Cl2 गैस निकल रही है, ठीक है। Cl2 बेटा यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 Cl2 हमारे पास है, ठीक है। तो एक काम करते बेटा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से कर दो, हो गया बैलेंस। देखो चेक करो, 4 HCl हो गया, 2 H2 हो गया, और क्लोरीन हमारा Cl2 रहेगा, Cl2 रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ x हमारा तो हो जाएगा बेटा 4, और y हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसमें दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। डन कि नहीं? ओके। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे बोला गया सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 6 की हम बात करें, ये कह रहा है कि बेटा आपने तीनों स्ट्रक्चर को देखना है, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स को, ABC को देखना है, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो देख लिया बेटा आपने इसको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भी एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लिया आपने। अब बोला कि बेटा ए और सी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन है, नहीं बेटा, हेक्सेन के आइसोमर्स नहीं ना, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहाँ पर बेटा बॉन्डिंग ही डिफरेंट हो रही है ना, फॉर्मूला ही अलग है इनका, ठीक है। ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन, एंड सी इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। नहीं बेटा ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा सी होगा। कैसे? देखो बेटा, एक तो ए जो आपका सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वो तो आपको पता है, बी और सी के अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देखो ना बेटा, ये आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये आपका सैचुरेटेड या भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ में आई बात बेटा? ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक बार देखने बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डायग्राम शोज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पता है, इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर को हम एनोड पे लेते हैं और प्योर कॉपर को हम कैथोड पे लेते हैं, और उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन को हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। और एनोड में तो आपको पता ही बेटा, जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। अब बेसिकली बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कि कौन सी स्टेटमेंट जो इसमें से इनकरेक्ट है, क्या है इनकरेक्ट, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट। क्या बेटा इम्प्योर मेटल डिसॉल्व होता नहीं, प्योर मेटल डिसॉल्व होता है ना, तो इसका मतलब पहले स्टेटमेंट ही गलत है। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो इसका आंसर होगा। बाकी देखो बेटा ऑप्शन में क्या बोला गया, प्योर मेटल जो है डिपॉजिट होता है कैथोड पे, बिल्कुल ठीक बात है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो सेटल हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो प्योर मेटल होता है एनोड से वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, इम्प्योर मेटल नहीं होता। क्लियर रहेगी बात? डन। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है आपकी स्क्रीन पर, ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बेटा आपने पढ़ना है स्टेटमेंट्स को, एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट, और बताना कौन सा इसमें से ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। बिल्कुल ठीक बात है, आपको पता है बेटा अलग अलग एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज डिफरेंट होता है, कार्निवोर्स में अलग होता है और हर्बीवोर्स में अलग होता है, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, सारा जो डाइजेशन होता है कंप्लीटली वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। बिल्कुल सही बात है, पैनक्रियास से बेटा पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, लीवर से लीवर जूस आते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। द विल्ली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन absorbs water from the unabsorbed food before it's get removed from the body। नहीं बेटा, ये काम होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी फूड के अंदर अनएब्जॉर्ब वाटर होता है ना बेटा, उसको क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट रिमूव किया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो करेक्ट नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग। ओके गुड, वेरी
अब क्वेश्चन नंबर जो 9 देखिए एक बार क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है बेटा जो फूड को बाहर ब्रेक डाउन करता है फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ये तो सिर्फ काम किसका होता है, इनका काम होता है ये आपका, इनका पैरासाइट्स तो नहीं होते बेटा ना, पैरासाइट्स क्या डिपेंड करते हैं जिन ऑर्गेनिज्म जिन पे वो रहते हैं उन्हीं से फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, टैप वॉर्म भी नहीं होता, बैक्टीरिया राइजोबियम भी नहीं होता, एक बेटा ये होता है ना आपने पढ़ा होगा फंगी, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स जो होते हैं ना वो ही होता है आपके राइजोपस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। देखो मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है, जो बेटा हवा में जो नमी होती है जिसमें वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के, उससे जो है कौन सा मेटल जो है इफेक्ट नहीं होता है। देखो बेटा आपको पता है बेटा आयरन जो है वो तो होता ही होता है, कॉपर भी इफेक्ट हो जाता है बेटा, ठीक है, सिल्वर भी हो जाता है क्योंकि सिल्वर के ऊपर बन जाती है कोटिंग किसकी, सिल्वर क्लोराइड की, कॉपर के ऊपर बन जाती है बेटा कार्बोनेट की जिसकी वजह से वो ग्रीन हो जाता है। बस एक गोल्ड आपका ऐसा मेटल है जो नहीं करता मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें नमी होती है उसकी बात कर रहे हैं बेटा। ओके, समझ में आ रही बात है बेटा आपको। ओके दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फिर, select from the following the correct statement about tropic movement in plants। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है द मूवमेंट्स दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ, जो ग्रोथ पर डिपेंड करती है, ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बोलो। इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर, नहीं बेटा, वो ट्रॉपिक नहीं नॉन ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड, बट ये डायरेक्शंस पे नहीं डिपेंड करता जहां से इनको स्टिमुलस रिसीव होता है, नहीं ये भी गलत है बेटा। इट इज ऑब्जर्व ओनली इन द रूट्स एंड नॉट इन द स्टेम्स, बेटा सभी में देखा जाता है। इट इज द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये बेटा एक्चुअली में क्या होता है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है, उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्लियर, समझो बात को। देखो ये कह रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड, बेटा होता है क्या ना, जहां से स्टिमुलस मिलता है, सपोज कीजिए लाइट मिल रही है ना, तो आपको पता होगा प्लांट्स जो है लाइट के डायरेक्शंस में भी अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसको हमने फोटोट्रोपिज्म के नाम की बात है ना हमने पढ़ी थी। और ग्रेविटी भी होती है, हाइड्रोट्रोपिज्म भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन बेटा नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा। अगर डिपेंड्स नोट की जगह पे नोट नहीं होता बेटा फिर ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बेटा, 12th क्वेश्चन देखो, द स्टेटमेंट्स दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन इज, जो किसी भी जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है उसको बेटा, हाँ उस स्टेटमेंट को बताना है आपने, ठीक, कौन सी स्टेटमेंट वो होगी आपकी। देखो इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज a specific gene is located on a particular chromosomes, बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको पता है क्रोमोसोम्स के अंदर अलग अलग पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को क्या है डिटरमाइन करते हैं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही करेक्ट होगा, बाकी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी। देखो बेटा क्या बोल रहा है, जीन इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये कह रहा है कि हर एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही जीन होता नहीं, बिल्कुल बात गलत है। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स, बेटा सारे के सारे जितने भी आपकी बॉडी में इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, दैट्स इट। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव, देखो ये कह रहा है कि आपने बड़ा ध्यान रखनी है, आपको पता है घर में अलग अलग टाइप की जो वायरिंग की जाती है ना, एक तो होती है हाई, जो हाई पावर वाले होते हैं उनके लिए 15 एम्पियर वाले यूज करते हैं, होते हैं 5 एम्पियर वाले, जैसे फैन वैन के लिए यूज किया जाता है ना। ओके ठीक है, तो ये बड़ा वही चीज होगी, मतलब हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, बाकी सबके लिए नहीं यूज होता। ठीक है, डन, गुड। अच्छा आप सुनो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा है, देखो क्या है बेटा, ये ना आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में से आपको दे रखा है। ये कह रहा है इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर, अगर 4 रेजिस्टर्स हमारे जो है जिनकी रेजिस्टेंस हमें दे रखी है बेटा 8 ohms दे रखी है, पहले उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया फिर उनको उन्होंने पैरेलल में कनेक्शन किया, तो बताओ उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है उनका रेशियो क्या होगा सीरीज में भी और पैरेलल में। देखो बेटा अगर हम सीरीज की बात करें तो आपको पता है बेटा सभी को आपने ऐड करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा बेटा 32 ohms आ जाएगा। जब हम बात करें बेटा पैरेलल कनेक्शंस की तो आपको पता है इनके रेसिप्रोकल्स को हमें ऐड करना पड़ता है,
1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितना हो जाएगा बेटा आपका घूम फिर के हो जाएगा 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यानी कि आरपी हमारे पास कितना देगा बेटा, इसको रेसिप्रोकेट करने पर 2 ohms आ जाएगा। क्लियर कि नहीं? हमें निकालना है क्या बेटा, आरएस और आरपी का रेशियो निकालना है। आरएस हमारे पास आया था 32 और आरपी हमारे पास कितना बेटा 2 आया, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा बेटा यहाँ पर इनका रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, दैट्स इट। अब जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 15th क्वेश्चन, एक बार देखो क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये कह रहा है कि पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा, सिचुएटेड मिड पॉइंट बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। आपके पास बेटा 2 वायर हैं, करंट की हमें डायरेक्शंस भी दे रखी हैं, यहाँ से ए से बी जा रहा है, यहाँ पर सी से डी जा रहा है। ओके, तो बताना क्या है बेटा आपको, पी पॉइंट पे क्या बताना है, रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो बेटा सुनो मेरी बात, अगर हम इसकी बात करें बेटा तो करंट की डायरेक्शन बेटा इस तरफ है। जब करंट की इस तरफ डायरेक्शन होती है बेटा आपको पता है कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन हमारा है फील्ड लाइंस आपकी इस तरीके से होंगी। तो इसका मतलब पी पॉइंट पे कहाँ है, पी पॉइंट पे अंदर की तरफ इनवर्ड है। ठीक है, इस वाली वायर से। अब इस वाली वायर में क्या होगा बेटा, करंट की डायरेक्शन ये, तो यानी कि यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो इस केस में बेटा इस पॉइंट पे ये होगा बाहर की तरफ और यहाँ पर हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, जब बेटा आपको पता है पी पॉइंट ऊपर वाली वायर के थ्रू इनवर्ड है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो इसका मतलब ये दोनों के इफेक्ट क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज 0। क्लियर ना बेटा, बात समझ में आ गई आपको बेटा, वेरी नाइस। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 100%, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन हम नहीं कर रहे, तो बताओ बेटा पावर में कितना इंक्रीज होगा। देखो बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन आता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखा जाए बेटा अगर करंट आई था पहले, हमने 100% बढ़ा दिया, तो उसका मतलब नया जो करंट बन गया वो कितना हो जाएगा बेटा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है ना, दोगुना हो जाएगा ना इनिशियल वाले का, 2i हो जाएगा। क्लियर बात है, वेरी नाइस। अब बेटा आपको पता है पावर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, करंट आपका चेंज हो रहा है तो वोल्टेज पे भी फर्क पड़ जाता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो नई हमारी पास पावर आएगी पी डैश, उसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा 2i का स्क्वायर इंटू में आर, जो हो जाएगा हमारे पास 4i स्क्वायर आर, तो इसका मतलब ये 4 गुना हो जाएगी इनिशियल पावर की। लेकिन पूछा क्या गया पावर कितना परसेंट इंक्रीज हुई, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल वाले में से इनिशियल पावर को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनिशियल पावर से और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको बेटा 4p माइनस p अपॉन में p इंटू में 100, ये हो जाएगा मतलब 3p बाई p, तो ये होगा 300% जो है पावर वो उसमें चेंज आ जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम एसएस रीजन्स की बात करते हैं। देखो आपको पता है बेटा 4 एसएस रीजन्स हमारे आते हैं 17 क्वेश्चन से लेकर के 20th क्वेश्चन तक। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए पहले बात देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 17 हमारा है इसमें एक स्टेटमेंट मेंशन है कि जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। देखो बेटा पेरेंट्स जो इनहेरिट होते हैं जीन्स वही डिसाइड करते हैं सेक्स को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। अब रीजन बोला गया कि बेटा एक्स क्रोमोसोम्स इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। नहीं बेटा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक्स क्रोमोसोम जो है मदर से भी इनहेरिट कर सकता है चाइल्ड और फादर से भी इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि मदर के पास एक्स एक्स होते हैं और फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब बेटा आपको पता होना चाहिए कि एसएसएम ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा 18 क्वेश्चन देखो, इसमें स्टेटमेंट क्या मेंशन है, जो कलर होता है एक्वस सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट का वो कलरलेस हो जाता है जब उसमें हम लेड को ऐड करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, जब हम लेड को ऐड करेंगे लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। और यहाँ पर रीजन जो दे रखा है बेटा, रीजन भी आपको वही मेंशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोनों ट्रू है और ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए हमारा होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रही है बच्चों आपको? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार देखेंगे बेटा। यहाँ पर बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई सर्कुलर कॉइल है बेटा, तो उसमें अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता जाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीजन क्या दे रखा है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल अच्छी बात है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स देन जस्ट एड अप्स। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें बेटा सर्कुलर लूप की बात करें तो उसमें जो बेटा करंट की सबकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होंगे सारे के सारे, ओके। और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सारे का सारा एडअप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ओके। दैट्स इट। अब बात करते हैं बेटा 19th क्वेश्चन तो हो गया हमारा, 20th क्वेश्चन की बात करें। देखो 20th क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, ठीक है बेटा। ये कह रहा है कि जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स कौन सी होती है बेटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर आती है, कहां लेके आती है, बैक टू द हार्ट में लेके आती है फ्रॉम द लंग्स से, ठीक है। और एक होती है बेटा पल्मोनरी आर्टरीज, आपको पता है पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से टू द लंग्स में। अब जो बेटा बोला गया है जो लेफ्ट ऑट्रियम हमारा है, ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम जो हमारा वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, लेफ्ट ऑट्रियम ही करता है, ओके। रीजन क्या बोला गया है, राइट ऑट्रियम ट्रांसफर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम से पहले कहाँ जाता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में जाता है, विच पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जी बेटा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये ना इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा इसका, इस स्टेटमेंट का, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन जो होगा ना बी वो करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ओके। तो आई होप बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई क्वेरी होती है वो भी मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चे पार्टी, ओके। अगर आपको बेटा किसी और टॉपिक में डाउट हो, अगर आप कोई और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएंगे आप। तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।